जी हाँ, बिल्कुल आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम स्वागत करते हैं, हम सभी स्वागत करते हैं आज के ख़ास मेहमान जो कि शैटर्ड ग्लास, जी हाँ, ब्रोकन ग्लास शैटर्ड ग्लास आर्टिस्ट हैं शुभम वर्मा। शुभम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। नमस्कार, धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। बिल्कुल शुभम जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, शैटर्ड ग्लास ये बहुत ही अलग किस्म का एक नए तरीके का एक आर्ट है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि शैटर्ड ग्लास है क्या? जी, ये शीशे को तोड़कर उस पर एक कलाकृति बनाने का तरीका है। इसमें ना किसी तरह के रंग, ना किसी तरह के ब्रश का इस्तेमाल होता है, सिर्फ छेनी और हथौड़ी, जिसकी मदद से हम शीशे को तोड़कर इस पे किसी भी कलाकृति को उभेरते हैं। ओके, तो शीशे पे एक नई कलाकृति को बनाना ये शैटर्ड ग्लास है। जी। तो शीशे को जैसा कि आपने बताया कि छेनी हथौड़ी से तोड़ा जाता है। जी। शीशा कहते हैं सबसे नाजुक है, कांच बहुत ही नाजुक होता है जी। और उस पर इस प्रकार किसी चीज़ से एक पुश करना या प्रेशर देना और फिर उसको कटिंग करना, ये बहुत ही मुश्किल काम सुनकर ही लग रहा है। तो ये आपके लिए कितना आसान है या कितना मुश्किल है? शुरुआत में मुझे बहुत मुश्किल लगा देखने में, पर जब मैं करने के लिए इसको तैयार हुआ तो उसके करने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, इसको कर सकते हैं। हालांकि इसमें शीशे के ज़्यादा टूटने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी अगर हाथ के प्रेशर को कंट्रोल करके काम किया जाए तो बहुत आसानी से बन जाता है। ओके, तो ये ख्याल कि इस तरह का कोई कार्य करना है जो सबसे जुदा है, सबसे अलग है, बिल्कुल यूनिक एक आर्ट है, इसका ख्याल कहीं ना कहीं आपके जहन में कहाँ से आया या कोई ऐसी इंस्पिरेशन जिसे देखकर आपको लगा कि ये काम अब मुझे करना है? जी, लॉकडाउन का वक्त था, हम सभी अपने घर में थे, तो इंटरनेट में विदेशी कलाकारों का काम देख रहा था, जहाँ पर मुझे साइमन बर्जर का एक काम बहुत पसंद आया। वो स्वीडन देश के स्टॉकहोल्म शहर में रहने वाले हैं। वो शीशे पर तोड़ के कलाकृति बनाते हैं और उसे प्रदर्शित करते हैं। तो उनके और मेरे काम में यही फ़र्क मुझे लगा कि वो सीधे समतल शीशे का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मैं फेंके हुए बेकार शीशे का इस्तेमाल करके उन्हें फिर से रिसाइकिल करता हूँ। ओके, तो अगर हम अपने देश की बात करें, आपने जैसा बताया कि स्वीडन के वो आर्टिस्ट हैं, अगर अपने देश की बात करें तो ऐसे और कितने आर्टिस्ट हैं? अपने देश में जब मैंने काम शुरू किया तभी कोई आर्टिस्ट नहीं थे, लेकिन अब बाद में एक दो जगह और काम स्टार्ट हो चुका है। मतलब अगर कहें कि भारत के आप पहले शैटर्ड ग्लास आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं और बिल्कुल उम्मीद करेंगे और बेस्ट विशेस देंगे कि आप आगे भी ऐसे कुछ नए कार्य करें जो कि हमारे पूरे देश का नाम रोशन करें। शुभम जी, आपने शैटर्ड ग्लास में कार्य किया है, तो इससे पहले की अगर बात करते हैं आपके स्कूल के टाइम की, आपके कॉलेज के टाइम की, तो क्या शुरू से ही आर्ट की ओर, कला की ओर रुझान था या फिर कुछ अलग एक दिशा थी बचपन से निर्धारित कि हाँ ये करना है आगे चल के? जी, बचपन से ही मेरा कला और शिल्प के प्रति रुझान रहा है। जी। मैं विभिन्न पदार्थों का इस्तेमाल करके विभिन्न कला को प्रैक्टिस करने की कोशिश करता रहा हूँ। कॉलेज में आने के बाद झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, यहाँ के जितने ट्रेडिशनल क्राफ्ट है इनको मैं प्रैक्टिस करता रहा और अभी मेरी अलग अलग क्राफ्ट में प्रैक्टिस करके अच्छी खासी कलेक्शन मेरे पास डेवलप हो चुका है। ओके, अगर सारे राज्यों की आपने बात की कि आपने बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे कलेक्शन को देखा और संग्रह किया है, उन संग्रह के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि हर राज्य की अपनी एक विशेषता है, हर राज्य की अपनी एक खास कला है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। राज्य की खास कला वहाँ के रहने वाले निवासी उनका कला को करने का तरीका पे निर्भर करता है। जैसे हमारे बिहार का मधुबनी पेंटिंग पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पर मधुबनी के साथ साथ सिक्की है, पर सिक्की के बाद फिर आपका मंजूषा है और भी तो विभिन्न तरह की कला है जो कि बिहार में ही यहाँ से उपज हुआ उनका और प्रदर्शित आज पूरे देश में हो रहा है। एक नए कार्य की शुरुआत करना एक ऐसे वक्त में जब लॉकडाउन में लोग ये सोच रहे थे कि अब क्या करना है, कहीं ना कहीं सभी अपनी हिम्मत हारने लगे थे, उस वक्त आपने एक नए कार्य की शुरुआत की और इसमें आगे भी गए, तो इसमें आपने क्या क्या ऐसी कलाकृतियाँ बनाई हैं जिससे लोगों ने आपको जाना? जी, पहली कलाकृति मैंने हमारे मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार श्री अंजनी कुमार सिंह जी का चित्र बनाया था। ओके। उसके बाद दूसरी बार मैंने बिहार राज्य पुरस्कार में सम्मिलित होकर उसमें यह कलाकृति बनाई। तीसरी कलाकृति मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया अपना। इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम दर्ज है, बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई इसके लिए। लेकिन ये जो नाम दर्ज हुआ है वो किस प्रकार की कलाकृति के लिए अंकित? ये शैटर्ड ग्लास आर्ट को लेकर
मैंने शीशे को तोड़कर भगवान गणेश का सबसे बड़ा मूर्ति बनाने का रिकॉर्ड ओके, बनाया। सबसे बड़ा मूर्ति बनाया। जी। क्या उसकी क्या लंबाई चौड़ाई रही होगी? करीब 4 फीट बाय 2.5 फीट तो कार के शुभम, शीशे पर। ओके, तो आपने जो भी यूजलेस जो कांच होते हैं, जो जी। ग्लासेस होते हैं, आप उसको रीयूज करते हैं। जी। तो आप इसके साथ साथ और बच्चों को या और स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी देते हैं? नहीं, अभी तो फ़िलहाल ट्रेनिंग नहीं देते, लेकिन अगर आगे की आगे अगर कोई इच्छुक हो तो हम लोग देख सकते हैं। ओके, शुभम जी, अगर आपके बचपन की बात करें, आपकी शिक्षा दीक्षा, आपके स्कूल कॉलेजेस की बात करें, तो कहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई है? घर में जो माहौल था वो भी कहीं ना कहीं कला से जुड़ा हुआ था या बिल्कुल अलग माहौल था? बिल्कुल अलग माहौल था। पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर था पेरेंट्स के थ्रू, कॉलेज के थ्रू और भी दोस्तों के साथ, और कला में बस खाली खुद का रुचि था। शुरुआत से ही स्कूल, मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद। फिर मैं झारखंड में बहुत जगह रहा, पलामू प्रमंडल में रहा। ओके। उसके बाद फिर अब जाके पटना में आया, यहाँ पे मैंने अपना कॉलेज स्टार्ट किया। निफ्ट एक कॉलेज मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया अपने स्किल को शो करने के लिए, उस पर प्रैक्टिस करने के लिए। और उसके बाद अभी जाके मैं अपना कॉलेज ख़त्म करने के बाद अपना खुद का काम करता हूँ। ओके, तो कॉलेज आपका ख़त्म हो चुका है। इसमें आगे शुभम जी अगर बात करें शार्टेड ग्लास में करियर बनाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को डिवोट कर दिया है शार्टेड ग्लास के लिए, आप उसमें काम कर रहे हैं। इसमें करियर बनाना, ये अगर और लोग चाहते हैं, अगर आपको देखने के बाद भी, या बहुत सारे लोग जैसे आपने जाना शार्टेड ग्लास के बारे में, बहुत सारे लोग नए जो सीखेंगे और जानेंगे, इस क्षेत्र में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उनके लिए यही सलाह देंगे हम कि आप बस अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने कला को सिद्ध कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए और परफॉर्म करके दिखाइए। बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी कार्य को करते हैं तो खुद पर विश्वास और सच्ची लगन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम कोई भी हो, ना तो वो छोटा बड़ा है, काम कोई भी हो, मुश्किलें आती हैं और किसी भी कार्य में संघर्ष होता है। तो बस ज़रूरत है कि आप उससे डरे नहीं और डट कर और पूरी श्रद्धा, निष्ठा और लगन के साथ आप उससे कार्य को करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत कम उम्र में इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना, बिहार सरकार के द्वारा इनाम या सम्मान पाना, साथ ही साथ पूरे देश में कहीं ना कहीं एक नंबर 1, क्योंकि एक प्रथम आप शार्टेड ग्लास आर्टिस्ट हैं, बनना, ये अनुभूति आपके लिए, अगर बात करें आपके पेरेंट्स के लिए, वो कैसा अनुभव है? अब वो बहुत खुश हैं। शुरुआत में भी वो थे, बट उनका सपोर्ट हमेशा से मुझे रहा है जी। और अभी हमारे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे कहते हैं कि हाँ आप काम करो। ओके। ये जो काम है, जैसे बहुत बड़ी आप मूर्ति बनाते हैं, बुद्धा की मूर्ति आपने बनाई है, गणेश की प्रतिमा आपने बनाई है, तो ये सारा कार्य आप खुद अकेले करते हैं कि आपकी कोई टीम है जो साथ मिलकर इस कार्य को करते हैं? जी, मैं अकेले ही सारा काम को करता हूँ। शीशे, चूँकि ये कबाड़ से मैं लेके आता हूँ, या जो शीशे के वेंडर्स होते हैं उनसे मैं टूटा हुआ शीशा कलेक्ट करके लेके आता हूँ अपने वर्कशॉप पे। अब कार का शीशा वो कर्व होता है, उसे पहले फ्लैट करता हूँ सरफेस पे रख के, सरफेस को थोड़ा फोमी रखता हूँ ताकि वो उसका प्रेशर सह सके। और जब फ्लैट हो गया तो उस पर छेनी और हथौड़ी की मदद से अपने आकृति को उभारता हूँ। तो उसे फ्लैट करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? बस चारों तरफ से इक्वली प्रेशर प्रोवाइड करने का, एक फोमी सरफेस पे। ओके, तो उसे कुछ गर्म किया जाता है या फिर बस नॉर्मल ही नॉर्मली टेम्परेचर में? सिर्फ छेनी और हथौड़ी की मदद से मुझे उसको बनाना है। बस ये 2 चीज़ों का आप इस्तेमाल करते जी। हैं। आगे और क्या क्या योजनाएं हैं शुभम जी आपकी? इस शैटर्ड ग्लास आर्ट को कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं? खुद को एक लोग एक सपना देखते हैं कि अपने लिए एक मुकाम अंकित करते हैं कि हाँ इस मुकाम तक मुझे पहुँचना है, उनका एक लक्ष्य होता है। आप खुद को कहाँ तक देखते हैं? जी, भारत का मैं पहला शटर ग्लास आर्टिस्ट हूँ। अब मेरे लिए ये मुकाम पाना खुद में बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके बाद मैं आगे और प्रयास कर रहा हूँ, देखता हूँ खुद को और कहाँ तक वर्ल्ड के लेवल पर तक ले जा सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने काम को निरंतर करते रहें, और जब निरंतर करेंगे तो ऑब्वियस है केवल राज्य नहीं, देश नहीं, पूरी देश दुनिया में आपका नाम रोशन होगा। आपके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे आपने कहा कि निफ्ट से आपने पढ़ाई की है जी। तो आपके ग्रुप में या आपके सर्कल में बहुत सारे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं अलग अलग डिपार्टमेंट
चूज़ किए होंगे कि हाँ इस क्षेत्र में हमें जाना है, जी। उन सभी के साथ मिलकर शैटर्ड ग्लास के बारे में बताना या जानना, आपने शुरू से ही इस बारे में सोच रखा था जब निफ्ट कॉलेज में थे या उसके बाद? जी, उसके बाद ये लॉकडाउन के वक्त ही मुझे आइडिया आया और उसके बाद ही मैं उस पे काम करना शुरू उससे किया। पहले आपने ऐसा कुछ नहीं किया जी, था? तो निफ्ट में आपका क्या जोन था, क्या डिपार्टमेंट? निफ्ट में मेरा एक्सेसरी डिज़ाइन डिपार्टमेंट था जिसमें हम लोग प्रोडक्ट बनाना सीखते हैं, विभिन्न मटेरियल्स को यूज़ करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो लेट इट बी वुड या लेदर या स्टोन, हम लोग हर तरह के मटेरियल्स पे काम करते हैं और डिज़ायरेबल एंड रिजल्ट उसको तैयार करके दिखाते हैं। उसके लिए ट्रेनिंग मिलती है कॉलेजेस में? जी, 4 साल का हमारा कोर्स होता है, बैचलर्स डिग्री। इसमें हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और वो हर डिपार्टमेंट अपने आप में ट्रेनिंग देते हैं। निफ्ट से निकलने के बाद एक बाकी छात्रों की तरह एक आप भी आम छात्र रहे होंगे, जी। लेकिन जब शैटर्ड ग्लास में आपने अपने आप को आगे किया तो सबसे अलग हो जाना, क्योंकि आपकी एक अलग पहचान बन गई है, वो पहचान को कायम रखना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो वो अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए कि वो आम से खास बनने तक का जो सफ़र आपका रहा है वो कैसा रहा है? कॉलेज ख़त्म करने के बाद मैं भी अपने सहपाठियों की तरह किसी कंपनी में नौकरी कर सकता था। मैंने शुरुआत भी की, पहले झारखंड सरकार के झारक्राफ्ट में कार्यरत रहा, उसके बाद बिहार सरकार के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान में कार्यरत रहा और अपने डिज़ाइन करने की सेवा उन्हें प्रदान करता रहा। उसके बाद जब लॉकडाउन का वक्त शुरू हुआ, लोग बेरोज़गार होना शुरू हुए, तभी बहुत ही ख़राब सिचुएशन आ गया और उस वक्त पे जाके मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं, मुझे खुद पे काम करना है, मुझे खुद के स्किल को डेवलप करना है। तब जाके मैंने एक फॉरेन आर्टिस्ट का काम देखा और इस पर काम करना स्टार्ट किया। आपने जैसा कि बताया कि आपने बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाई है और आगे भी बहुत कुछ, और बहुत सारे राज्यों की कलाकृतियों को, बहुत सारे राज्यों की कलाओं को आपने बहुत ही नज़दीक से और बारीकियों से देखा है, जिसमें आपने डोकरा आर्ट्स का भी जिक्र किया है। जी। डोकरा आर्ट्स क्या है, ये कहाँ से बिलोंग करता है, इसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। जी, डोकरा आर्ट कहें तो इसको कहेंगे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग प्रोसेस में होता है। इसमें हम लोग मोम का एक कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको मिट्टी के सांचे में कवर करते हैं और पीतल भर देते हैं। फिर भट्टी में डालने के बाद मोम पिघल जाता है और मिट्टी के सांचे में पीतल उसकी जगह को ले लेता है। यही डोकरा कला है। इसे परफॉर्म झारखंड और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा किया जाता है। ओके जी। तो इसका इस्तेमाल किस चीज़ में करते हैं इस आर्ट का? हम लोग इस आर्ट का प्रोडक्ट बनाते हैं। एक हैंडीक्राफ्ट है, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, जिससे बहुत सारे होम डेकोर, ज्वेलरी आइटम्स, इवन वॉल डेकोर्स एंड ऑल प्रोडक्ट बन के आते हैं मार्केट में। अभी अगर आज के वक्त की बात करें तो कई उद्योगों को, जो लघु उद्योग हैं, उन्हें काफ़ी आगे बढ़ाया गया है सरकार की तरफ से भी, कहीं ना कहीं लोग भी खुद जागरूक हुए हैं, लेकिन फिर भी गाँव और बस्तियों में रहने वाले वो लोग जो पूरी तरह से ऐसे आर्ट्स, ऐसी कलाओं पर निर्भर हैं, उनकी जो स्थिति है बहुत बेहतर नहीं है। जी। आपने जब इतने नज़दीक से इन कलाओं को, इन लोगों से आपका मिलना हुआ है, तो आपका क्या अनुभव रहा है इनके बारे में? जी, मैं हज़ारीबाग में जाके इस कला को प्रैक्टिस किया। तो वहाँ पे मल्हार कम्युनिटी करके एक लोग होते हैं, मल्हार लोग, बहुत ही, जिस तरह से आपने बताया कि सामाजिक और आर्थिक तंगी से मजबूर, उनके घर जाके मैं रहा बहुत दिन तक और इस काम को मैं प्रैक्टिस किया। सरकार की योजना लघु उद्योग तक जाती है पर पारंपरिक हस्तशिल्पों की तरफ बहुत कम आती है। अगर इस तरह की कोई योजना आती भी है तो बीच में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिस वजह से अंतिम जो उसके उपभोक्ता होने चाहिए उन तक इसका लाभ नहीं पहुंच पाता है। जी। तो इस वजह से एक नया चीज़ है कि मार्केट, हमें इस समय जो मार्केट मिल रहा है वो बहुत ही डिफरेंट हो गया पहले के मार्केट से। तो वो लोग पारंपरिक शिल्प पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे मार्केट में डिमांड कुछ नए प्रोडक्ट इंटरवेंशंस का है। तो इसलिए हम लोग नए नए डिज़ाइन का हर रोज़ इंटरवेंट करते हैं और मार्केट में लाने की कोशिश करते हैं। जब हम पारंपरिक वो हस्तशिल्पों की बात करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि वो ऐसी योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। जी। उनके पास कला है, वो मेहनत कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो लोग सामाजिक और आर्थिक तंगी से गुजरते हैं तो ये परंपरा, ये शिल्प, ये कला कहीं ना कहीं गुम होता जाएगा हमारे समाज से। उसके लिए क्या बताना चाहेंगे? ये कला शिल्प धीरे धीरे बहुत सारा लुप्त हो चुका है और अभी हो भी रहा है। हमें ज़रूरत है इन चीज़ों को संरक्षित करने की। जी। इस शिल्प
को बनाने के तरीके को संरक्षित करने की। इस वजह से जागरूकता बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह से सरकार योजना में लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व कर रही है, उस तरह से करना चाहिए। और भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में ट्रेडिशनल क्राफ्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए, उन सबको और ज़्यादा ट्रेन करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि हम नई चीज़ों को तो अपनाएं हैं, लेकिन जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं, जो हैं, जो पारंपरिक शिल्प हैं, उन्हें कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि हमारी अगली पीढ़ी, हमारी आने वाली जो जनरेशन है, वो भी उन चीज़ों से, उन कलाओं से अवगत हो सके। आपने बताया शुभम जी कि आप कभी भी नए ग्लास का इस्तेमाल, फ्लैट ग्लास का इस्तेमाल नहीं करते, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान होगा, लेकिन फिर भी आप पुराने ग्लास, पुराने कांच का इस्तेमाल करते हैं अपने कलाकृतियों के निर्माण में। ग्लास के अलावा और किन पदार्थों का रीयूज़ करते हैं आप अपने कलाकृति के लिए, अपने आर्ट के लिए? कहें तो हर चीज़, हर एक वेस्ट प्रोडक्ट यूजेबल है, रीयूजेबल है, बस उसे यूज़ करने का तरीका सोचना चाहिए। जी। तो ग्लास के अलावा मैंने प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया है, घास का भी इस्तेमाल किया है। ये जो लोग बेत बांस का इस्तेमाल करते हैं, जब काम होने के बाद जब वो छोटे छोटे टुकड़े में बट जाते हैं तो लोग उन्हें फेंक देते हैं, या लकड़ी के टुकड़े भी फेंक देते हैं। तो उनसे भी इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। आपने जैसा कहा शैटर ग्लास आर्ट के बारे में कि मैं वेस्ट ग्लास को इस्तेमाल करता हूँ। ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि अभी नया प्रोडक्ट और नई मटेरियल मार्केट में लाना खरीदना बहुत आसान है, पर पुराने चीज़ों को फिर से नया रूप देना बहुत मुश्किल है। इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारे द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ों का सही रूप से डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से वेस्ट बहुत बढ़ता जा रहा है। तो कार्बन फुटप्रिंटिंग नाम का एक चीज़ आपने सुना होगा। इसमें क्या है कि पृथ्वी पे कार्बन का दर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में छेद हो गया, या इस तरह से अन्य पर्यावरण से रिलेटेड चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर जब तक हम लोग इस तरह से नए इनोवेटिव नई आइडियाज़ लेके नहीं आएंगे, पुराने मटेरियल को रीयूज़ नहीं करेंगे, तब तक इन सब चीज़ों से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग अपने घर में ही देखते हैं, अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि मार्केट जाओ और नए सामान लेकर आ जाओ। लेकिन कई बार हमारे घर में भी कई ऐसे मटेरियल्स, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम रीयूज़ कर सकते हैं, अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे वातावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। जी। आपने शैटर्ड ग्लास में अभी शुरुआत की है, बहुत अच्छा लगता है कि हमने भारत में नाम बनाया या हमें अवार्ड दिया गया, लेकिन इन सब से परे सबसे ज़रूरी होता है कि आपकी आय, आपके जीविकापार्जन की बात जब करते हैं, वो अगर आपकी किसी कला से वो पूरा होता है तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है, कि कहीं ना कहीं हम सभी मेहनत कर रहे हैं इसी के लिए, अपनी आय के लिए। तो शैटर्ड ग्लास कलाकृति बनाने के अलावा और क्या करते हैं अपने इनकम के लिए, अपनी आय के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए? जी, मैं डिज़ाइन का काम करता हूँ ज़्यादातर। तो विभिन्न सरकारी प्रोजेक्ट या प्राइवेट प्रोजेक्ट को लेकर इंटीरियर डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इन सब से रिलेटेड मैं डिज़ाइंस डेवलप करता हूँ। तो इसमें हमारा बिल्डिंग तैयार होने से पहले उसका 3D डिज़ाइन करके या फिर उसका 3D मॉडलिंग करके दिखा सकते हैं। फ्लोर प्लानिंग अलग चीज़ हुई। तो डिज़ाइन का हर जगह पे इस्तेमाल है, काम शुरू होने से पहले भी, काम होने के बाद भी। मैं अपनी जीविकापार्जन के लिए इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ, साथ साथ विभिन्न डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स को लेता हूँ, चाहे वो सरकारी हो या वो प्राइवेट। इस तरह से मैं काम करता हूँ। तो आप इंटीरियर का काम करते हैं, वो चाहे बिल्डिंग हो या गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, ऑफिसेज हो या रेस्टोरेंट्स हो, ये इन सारी जगहों के लिए आप इंटीरियर का काम करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही एक सही दिशा जो कहते हैं ना, क्योंकि आज का जो समय है ना, हम सजावट में बहुत ज़्यादा खर्च भी करते हैं, विश्वास भी करते हैं, और लोगों का ये शौक़ है, वो कभी कम होने वाला नहीं है। वो मंदिर हो या फिर रेस्टोरेंट हो, घर हो या ऑफिस हो, कहीं भी हो। शुभम जी, हर एक छात्र जब होते हैं ना, स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से जब ग्रेजुएशन करते हैं, वहाँ से निकलने के बाद हमारी ख्वाहिश होती है कि हम इस शहर से बाहर निकलकर कुछ एक और नई डिग्री लें या शहर से बाहर दूसरे शहर में जाकर बसें। लेकिन आप पटना से निफ्ट किए और पटना में ही रहना, पटना से ही अपने कह सकते हैं करियर की शुरुआत करना। तो आपके जहन में कभी नहीं आया कि मुझे भी पटना से बाहर जाकर करना है या कोई नई डिग्री लेनी है? जी, मैं भी चाहता तो अपने सहपाठियों की तरह बाहर जाके काम कर सकता था जी, पर मैंने बिहार में रहकर यहाँ पर ही काम करना ज़्यादा सही समझा,
क्योंकि ये हमारा बिहार है। अगर मैं यहाँ पे कुछ काम कर रहा हूँ तो मैं अपने स्टेट पे योगदान दे रहा हूँ, अपने बिहार में योगदान दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा बिहार वैसे ही महापुरुषों के लिए बहुत जाना माना जी गया है। जी तो हम जो बिहारी हैं वो हर जगह मिलेंगे आपको, और हर जगह वहाँ के लोगों से ज़्यादा कंपटीशन करते हुए आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल। बिहार में रह के काम करने में भले मुझे आय का थोड़ा कमी रहा है, लेकिन इतना है कि हाँ, मुझे एक सेफ एंड सिक्योर माहौल यहाँ पे मिला है। बिल्कुल। तो निफ्ट के बाद भी आपने कोई कोर्स किया या बस उसके बाद अपनी पढ़ाई को वहीं तक एक अभी विराम फ़िलहाल पर? मैं अपना MBA ख़त्म कर रहा हूँ, लास्ट ओके। ईयर में हूँ। तो निफ्ट के बाद MBA एक अलग चीज़ हो गया, बाकी मैं अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। क्योंकि मीन्स बहुत सारी चीज़ों को आप साथ लेकर चल रहे हैं, बैलेंस करते हुए। जी। शुभम जी, बहुत अच्छा लगता है कि बहुत कम उम्र में जब हम हर एक चीज़ को, अपनी पर्सनल, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी हॉबी, अपनी इनकम, हर एक चीज़ को, अपनी करियर को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो एक समय आता है कि हम हर एक चीज़ में सेटल्ड होते हैं, कहीं ना कहीं एक मुकाम पर हम पहुंच जाते हैं। MBA की पढ़ाई, साथ ही साथ चार्टर्ड क्लास में अपना एक मुकाम बनाना, और इस तरह से इंटीरियर डिज़ाइनिंग के साथ खुद को आगे बढ़ाना, ये खुद बहुत बड़ी बात है। आपने बुद्ध की कलाकृति, जब बिहार की बात हुई है, बिहार के महापुरुषों की बात हुई है, तो आपने कलाकृति की शुरुआत महात्मा बुद्ध से की थी। जी। तो वो बुद्ध की कलाकृति आपने किस चीज़ के लिए बनाई थी? बिहार राज्य पुरस्कार में मैं एज अ प्रतिभागी इस बार भाग लिया था, ठीक है। तो उसमें मैंने ये बुद्ध की कलाकृति दर्शाई। ओके। जी। ये एक तो कांच बहुत ही नाजुक सा एक मटेरियल है, एक पदार्थ है, इस पर फिर उस तरह से आर्ट करना बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही संभाल के, कहते हैं उसको, एक सॉफ्टिकेटेड तरीके से करना, उसके बाद उसको कैरी करना, कहीं दिखाना, उसको रिप्रेजेंट करना, ये काफ़ी मुश्किल होता होगा। जी। तो वैसा इसमें कैसा मैंने रहता है उसे, उसका जो अनुभव है, क्योंकि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही ये बहुत मुश्किल है, तो वो सब कैसे करते हैं मैनेज? इसको बनाने की बात करें तो इसमें मैंने अपनी पूरी पढ़ाई लगा दी। बिल्कुल। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर तरह का चीज़ लगा हुआ है। फिजिक्स एज ए टेंशन, जब हम लोग शीशे को फ्लैट करते हैं तो किसी फोम सरफेस पे रख के करते हैं, तो टेंशन रिड्यूस होता है तो ग्लास फ्लैट हो जाता है। जी। एज केमिस्ट्री की बात करते हैं तो शीशे का प्रॉपर्टी, शीशे का कंपोनेंट। बायोलॉजी की बात करते हैं तो फिर शीशे पर हम लोग जो एक्शन कर रहे हैं, मने की छेनिया थोड़े से काम कर रहे हैं, तो कैसे उस पर उसको मने की जो टूट रहा है तो उन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करें, तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हैं। और जब बात करते हैं कैरी करके शोकेस करने की, तो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये हेवी हो जाता है, करीब 30-40 किलो के आसपास का साइज़ में बड़ा होने की वजह से उसके ऊपर फ्रेमिंग करने के बाद इतना वजन आ जाता है, तो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कर देते हैं। तो ऐसा कुछ कोई एक सपना, जैसे बहुत सारे एग्जीबिशन लगते हैं, अब पेंटिंग है तो पेंटिंग एग्जीबिशन है, हस्तशिल्प कलाएं हैं तो उनका एक एग्जीबिशन लगता है, तो आपने कभी ऐसा कुछ सोचा कि हाँ, बहुत सारी कलाकृतियाँ बनानी है और उसका एक एग्जीबिशन लगाना है, लोगों को शोकेस करना है, इसके बारे में? जी, सोचा तो हूँ, पर अभी बिहार में हमारा इस तरह का कोई मार्केट है नहीं। यहाँ पे पेंटिंग का सेल आउट होना बहुत मुश्किल होता है। एग्जीबिशंस वगैरह भी कम लगते हैं एज़ कम्पेयर टू मुंबई, दिल्ली। वहाँ पे अगर एग्जीबिशन लगता है तो लोग खरीदते भी हैं, सेल आउट भी होता है, एग्जीबिशन बहुत अच्छे से चलता है। अगर हम लोग बिहार में किसी एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करते हैं तो इंटरनेशनल बायर्स को कॉन्टैक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। कहीं ना कहीं मार्केट हमें बनाने होंगे जी। ऐसी कलाओं के लिए, ऐसी कलाकृतियों के लिए, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि केवल स्टेट ही नहीं, नेशनल और इंटरनेशनल कस्टमर्स भी, बायर्स भी हमारे पास आएँ, ताकि इन सारी कलाकृतियों, बहुत सारे आज के समय में बेरोज़गारी है, कहीं ना कहीं नौकरियां कम हैं, युवा ज़्यादा हैं, तो इस तरह के अगर अलग तरह का, अलग किस्म का कुछ कार्य करते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है आगे बढ़ने में और एक अपने करियर को बनाने में। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए एक मार्केट परफेक्ट होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों में आप अकेले काम करते हैं शुभम जी, या आपने कोई एक टीम बना रखी है कि हाँ, साथ में कोई मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई उनमें सपोर्ट कर रहा है, या आप सब कुछ अकेले करते हैं? सब कुछ मैं अकेले ही करता हूँ। शीशे को ला के तोड़ के बनाने से लेकर उसे बाहर पहुँचाने तक सारा काम मैं खुद करता हूँ। तो आगे ऐसे कोई प्लानिंग है कि आपको अपने स्टूडियो के लिए, अपने वर्कशॉप के लिए और भी असिस्टेंट, और भी साथ में लोग, और भी सहयोगी चाहिए होंगे? जी, प्लानिंग तो है, पर जैसा कि मार्केट रहे तभी तो हम लोग कुछ कर पाए यहाँ पे। जी। मार्केट हम लोग जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कुछ होता है तो फिर हम लोग आगे फर्दर इसको कैरी करते हैं। ओके, क्योंकि मार्केट की एक तैयारी करें, क्योंकि जब बिहार राज्य सरकार के द्वारा आपको सम्मानित किया गया है, वर्ल्ड कहते हैं इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपने एक पहचान तो बना ली है।
अब बस इसे आगे बढ़ाने की बारी है कि आपसे लोग अब आपसे इंस्पायर हों और इस क्षेत्र में आगे आएँ और इसका एक मार्केट तैयार करें। बिल्कुल शुभम जी, अगर इन सब से हटके अगर आपके कॉलेज लाइफ की बात करें, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत कंपटीशन होता है। आपकी कुछ ऐसी मेमोरीज जो आपको सबसे अलग बनाती है, कॉलेज के उन दिनों की कुछ बातें अगर ताज़ा हो जाए तो? कॉलेज के उन दिनों की बात करें तो हमें कॉलेज में कोई भी असाइनमेंट ग्रुप वर्क में मिलता था जी। तो मेरे सहपाठी सहकर्मी लोग ग्रुप बनाते थे अपने मन से। एक बार की बात है, सब लोगों ने ग्रुप बना लिया, मैंने नहीं बनाया, तो मैं अकेला सारा काम खुद से करने को तैयार हो गया और करके दिखाया सारा प्रोजेक्ट को। ओके। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं वहाँ आपने अकेले काम किया। बिल्कुल शुभम जी, आपको आपके भविष्य के लिए बहुत सारी गुड विशेस। उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही हमारे राज्य और हमारे देश का नाम रोशन करें और आने वाली पीढ़ी और आज की पीढ़ी आपसे प्रेरणा लें और शैटर्ड ग्लास में एक नया मुकाम बनाएं। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी सारी रोचक बातें जो कि एक बिल्कुल ही यूनिक आर्ट है उसके बारे में साझा की हमारे दर्शकों से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। आपके सुझाव, आपके पत्र हमारे लिए बेहद खास हैं, बेहद अनमोल हैं। आपके सारे सुझाव, आपकी सारी बातें तो नोट कीजिए हमारा पता, उठाइए कागज़ और कलम। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।